हेलो प्यारे बच्चों, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का और आज इसका पार्ट नंबर 3 अपने डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, और जो अपना आज का टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान ज्ञात करना। यानी अपने कल जो टॉपिक किया था वो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान था और एक आवेशों के निकाय के कारण विभव था। और आज अपने को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के बारे में, द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। ठीक है, तो पहले अपने डायग्राम समझ लेते हैं कि ये अपने पास एक द्विध्रुव दिया हुआ है। द्विध्रुव वैसे होता क्या है कि अगर दो आवेश हो और दोनों पर आवेश का मान तो समान हो लेकिन उनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत प्रकृति के आवेश हो, और उनको अगर अपने बहुत ही कम दूरी पर रख दें और इस कम दूरी को अपने किससे दर्शाते हैं, 2a दूरी से दर्शाते हैं। ठीक है, और इस 2a का मान जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब माइक्रोमीटर से लेके और एंगस्ट्रॉम तक होता है इसका मान। तो मतलब 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10 मीटर, इतना छोटा मान होता है इस द्विध्रुव के बीच की दूरी का। तो अपने क्या करेंगे कि इसके कारण अपने को करना है भी ये ए बी अपने पास एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके ए पॉइंट पे -q आवेश रखा है, बी पॉइंट पे +q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, और ये वाला जो O बिंदु है यहाँ पे, ये क्या है, इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मतलब अगर ये पूरी दूरी 2a लें, अपने द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a लेते हैं तो ये वाली दूरी भी a हो जाएगी और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। ठीक है, तो और अपने अब क्या करना है कि इसका जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। ये P बिंदु है यहाँ पे। इस P बिंदु पर अपने को क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉरी, विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। और एक चीज और यहां आपको बता दूं भाई, ये वाला जो कोण है ना, ये कोण आपको थीटा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब आप में से कई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि देखो पहले चैप्टर में तो अपने द्विध्रुव के कारण 2 टॉपिक किए थे। एक टॉपिक तो था कि अक्ष पर तीव्रता और दूसरा निरक्ष पर। अक्ष पर तो जो ये थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है और निरक्ष पर 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन यहां अपने कॉमन केस लेके चल रहे हैं भी, कोई भी कोण आ जाए, अक्ष निरक्ष इसमें बाद में निकल जाएगा भी। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रख देंगे तो इस अक्ष पर आ जाएगा और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देंगे तो इस निरक्ष पर अपने पास विभव का मान आ जाएगा। तो अपने कॉमन केस लेके चल रहे हैं किसी कोण थीटा वाला। ठीक है ना ही अक्ष पर ले रहे हैं ना निरक्ष पर, एक कहीं बीच में किसी भी पॉइंट पर P बिंदु पर अपने को विद्युत विभव का मान निकालना है। तो अब देखो इस P बिंदु पर जो विभव होगा वो इन दोनों आवेशों के कारण होगा। ठीक है, इस -q आवेश के कारण भी P पर विभव होगा और +q आवेश के कारण भी P पर विभव होगा। ठीक है, तो अब आपको एक चीज यहां से ये पता लग गई भी, आपको 3 चीजें जो डेरिवेशन है उसमें दी हुई हैं, एक तो a, एक r और एक थीटा। बस ये 3 चीजें दी हैं और जो अपना लास्ट वाला फॉर्मूला आएगा विभव का, उसमें ये तीनों ही आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद जितनी राशियां इस डेरिवेशन में आएंगी वो सारी अपनी तरफ से मानेंगे। तो a, r और थीटा 3 चीजें ही आपको यहां पे दी हुई हैं। तो अब अपने क्या करते हैं कि यहां P बिंदु पर जो विभव होगा इन दोनों आवेशों के कारण होगा। तो अपने मान लेते हैं कि ये वाला जो आवेश है, इस आवेश की जो P बिंदु से दूरी है, इसको अपने क्या करते हैं, P से मिला देते हैं। तो इस आवेश की P बिंदु से दूरी अपने मान लेते हैं कितनी है, ये वाली दूरी r1 दूरी है। ठीक है, और जो B बिंदु की दूरी है इससे, वो अपने मान लेते हैं कितनी है, r2 है। ये दूरी अपने कितनी मान लेते हैं, r2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब अपने पास क्या आ गई, दोनों ही आवेशों से दूरियां आ गई। -q आवेश से P बिंदु की दूरी r1 मान ली और +q से मान ली r2। तो अब r1 और r2 जो राशियां यहां पे आ रही हैं, ये मानी हुई राशियां हैं, ना कि आपको दी हुई हैं। दी हुई ओनली आपको a, r और थीटा है। ठीक है, तो अब अपने क्या करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार मैं आपको क्या है कि इतना ही जो इसमें थ्योरी है वो आपको बता रहा हूं, आपके सामने आ भी जाएगी कि देखो आपको थ्योरी नोट्स में दी हुई है कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है। AB यहाँ पे क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। इसमें दोनों आवेशों के मध्य दूरी 2a है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 2a दी हुई है।
और मानना इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर P बिंदु स्थित है। ठीक है, जो ए बी के साथ क्या बनाता है, थीटा कोण बनाता है। सामने देखो ए बी जो भुजा है उसके साथ थीटा कोण बना रहा है, जो पी बिंदु है अपना। ठीक है, तो इस पर हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है कि ये वाला जो आपका पी बिंदु आ रहा है इस पर अपने को विभव का मान ज्ञात करना है। तो अपने क्या करते हैं, बिंदु ए व बी को पी से मिलाते हैं। ए और बी को पी से अपने मिला दिया और दूरियों को नाम दे दिया कि माना दूरियां AP बराबर R1 है और BP बराबर क्या है, R2 है। ठीक है, ये भी थ्योरी होगी कंप्लीट। अब देखो अपने क्या करेंगे कि इस A बिंदु के कारण विभव लिखेंगे, फिर B बिंदु के कारण विभव लिखेंगे और टोटल इस द्विध्रुव के कारण विभव क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं डेरिवेशन कि A पर स्थित -q आवेश के कारण P पर विभव। ठीक है, P पर विभव, इसको मैं V1 कह देता हूं और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, -kq में R1। कैसे, क्योंकि A पर जो आवेश है वो -q है, तो -q आवेश के कारण इस P बिंदु पर विभव, इसकी दूरी क्या आ जाएगी बटे में, तो -kq बटा में क्या आ जाएगा, R1। अब बिल्कुल इसी प्रकार B पर स्थित +q आवेश के कारण P पर विभव क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा और ये हो जाएगा KQ बटा में R2। तो V2 का मान KQ बटा R2। अब P पर कुल विभव का मान क्या होगा, P पर कुल विभव। ठीक है, तो इसका मान V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ रही है -kq बटा में R1 और +kq बटा में R2 आ रही है। ठीक है, तो अब देखो आपको क्या करना है, इन दोनों में से kq कॉमन आ रहा है, kq आपने लिख लिया कॉमन, और दूसरा ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का है, तो इसको मैं देखो ऐसे लिख रहा हूं 1 बटा R2 माइनस 1 बटा R1, जिससे ये आसानी से समझ में आ जाए। V का मान ये हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो V बराबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KQ और यहाँ एलसीएम लोगे तो इसके पास नीचे R2 है, एलसीएम तो देखो दोनों का आएगा, दोनों का गुणा R1 R2। ठीक है, और इसके पास R2 है, R1 नहीं है, तो इसको नीचे वाले को R1 R2 बनाने के लिए इसको ऊपर और नीचे R1 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये R1 माइनस R2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है एलसीएम लेना तो एक बार ये देख लो कि 1/3 में से 1/4 आपको अगर माइनस करना हो तो तब आप क्या करोगे कि 3 और 3 गुणा 4 एलसीएम लेते हो, इसको इधर लिख देते हो 4 - 3 यानी 1/12 ऐसे आ जाता है, नीचे दोनों का गुणा, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर लिखते हैं अपने। ठीक है, तो वैसे ही एलसीएम ये वाला लिया हुआ है मैंने, तो ये आ जाएगा। अब आगे अपने को नहीं पता, अब आप तो कह दोगे कि सर विभव का मान यही है, लेकिन यहां पे क्या चीज है कि जो आपने R1 और R2 है अपनी तरफ से मानी हुई राशियां हैं आपके पास। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपना जो काम होगा वो ये होगा कि जो R1 और R2 इन दोनों का मान अपने को जो दी हुई राशियां उसके पदों में ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो दी हुई राशियां हैं मतलब R1 और R2 का मान आपको A, R और थीटा के रूप में क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो अब देखो R1 R2 का मान A, R और थीटा के पदों में अपने निकालते हैं। ठीक है, तो इसका मान थीटा के पदों में निकालने के लिए आपको एक यहां पे करना पड़ेगा कि ये वाली जो OP भुजा है, ठीक है, इसको आपको आगे बढ़ाना होगा। और आगे किस प्रकार बढ़ाना है आपको कि आपने को यहां से इससे इस यानी ए वाला जो ए पॉइंट है इससे इस पे क्या डाल दे, लंब डाल दे, मतलब ये वाला कोण कितना हो 90 डिग्री का बन जाए।
जैसे अपने क्या करते थे 10वीं क्लास में रचना करते थे ना, बिल्कुल वैसे ही तरीके का आपको यहाँ पे करना है। और ये वाला जहाँ पे ये दोनों क्या है लंब और ये वाली रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको अपने सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको इस बी बिंदु से इस जो ओ पी रेखा है, ये ओ पी जो रेखा है, इस पे आपको क्या डालना है, लंब डालना है। अब देखो लंब डालना है तो लंब क्यों डालना है, उसका क्या कारण है लंब डालने का। तो लंब डालने का कारण ये है कि अपने को R1 और R2 का मान इस R के पदों में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो अपने क्या करते हैं कि इसको लंब इस प्रकार डालते हैं भी, ये वाली भुजा यानी जो AP भुजा है और जो CP भुजा है, ये लगभग क्या हो जाए, एक दूसरे के बराबर हो जाए। AP और CP लगभग क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तब भी अपने क्या करते हैं, इसको एक सीधी रेखा से दोनों भुजाओं को मिला देते हैं। अब आप कहोगे भी सर ये तो त्रिभुज की भुजाएं और दो भुजाएं कैसे बराबर हो सकती है एक दूसरे के। तो बच्चों देखो बात ये है कि जो आपका A से लेके O दूरी है, ठीक है, उसके लगभग ही बराबर ये वाली दूरी होगी। ये वाली जो दूरी है दोनों भुजाओं के बीच, भाई ये वाली दूरी बहुत कम है तो ये वाली दूरी भी बहुत कम होगी। आपको मैंने बताया था अभी कि जो AO दूरी है वो 10 की पावर -6 से 10 की पावर -10 मीटर के करीब होती है। द्विध्रुव के जो बीच की ये टोटल दूरी होती है, ये तो उसका भी हाफ है, मतलब ये वाली दूरी बहुत ही कम है। भाई आपको एक और उदाहरण देके समझाता हूं मैं यहाँ पे भी। अपने एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसमें दो भुजाएं तो बहुत लंबी हो और एक भुजा बहुत ही छोटी हो, ठीक है। तो ये दो भुजाएं मान लो कि ऐसे आ रही हैं तो एक दूसरे के ऐसे समांतर सी होंगी, तो इनको अपने लगभग क्या कर सकते हैं, बराबर मान सकते हैं, अगर तीसरी भुजा क्या हो, बहुत छोटी हो। तो उसी प्रकार ये चीज है कि ये AP और जो यहाँ पे CP है, ये भुजा लगभग बराबर होगी क्योंकि इनके बीच का जो गैप है ना वो बहुत कम है। आप इस त्रिभुज से समझ सकते हो, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि क्या जो PO है, PO को आगे इस प्रकार बढ़ाया कि जो AC है आपका वो लंब है इस PC पर, ठीक है, या PO को आगे C तक अपने इस प्रकार बढ़ाया कि AC है वो इस PC पर क्या हो, लंब हो। वह एक चीज यहां पे और हो कि AC लगभग बराबर है PC के, ठीक है। अपने ये वाली कंडीशन यहां पे ले रहे हैं, किस कारण ले रहे हैं कि इस R1 का मान कैसे ना कैसे इस R के पदों में आ जाए। और बिल्कुल ऐसा ही अपने यहां पे कर रहे हैं भी, जो यहां पे अपने लिखेंगे अब कि B से PO पर लंब डाला जो इसे D पर मिलता है। ये वाला पॉइंट है ना, इसको D पॉइंट लिख दो आप। D पर मिलता है वह जो आपका पॉइंट है PD है, वो लगभग बराबर किसके हो जाएगा, जो आपका BP है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये दो अप्रोक्सीमेशन भी आपको याद रखने पड़ेंगे, अगर नहीं याद होते तो रट्टा मार लो इनका, ठीक है। भी आपको दो लंब डालने ही पड़ेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से ये पूछते हैं कि सर इस डेरिवेशन का यही तरीका और कोई तरीका नहीं है, तो भी डेरिवेशन का तो यही तरीका है। आपको इसी तरीके से ये वाला डेरिवेशन है अप्रोक्सीमेशन लगा के होता है लगभग, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट अपने दो रिजल्ट यहाँ पे लेंगे कि AC है वो लगभग PC के बराबर और PD है वो लगभग BP के बराबर हो। मैथमेटिक्स वाला काम अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे आप प्रमेय वगैरह करते थे ना, तो उसमें ऐसे ही होता था, अपने कोई भुजा बढ़ा देते थे, अपनी मर्जी से लंब डाल देते थे, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे है, ठीक है। तो अब मैं ये दोनों केस इकट्ठे लेता हूं कि AC है वो लगभग बराबर माना है आपने PC के, और जो PD है वो लगभग बराबर माना है आपने BP के, ठीक है। तो अब देखो जो AC है इसका मान क्या है यहाँ पे, AC, अरे AC ये वाला नहीं है, ये AC नहीं भाई, ये आपको कौन सी लेनी पड़ेगी, AP भुजा यहाँ पे लेनी पड़ेगी आपको। मैंने AC लिख दिया गलती से, AP लिखो आप यहाँ पे, ठीक है। AP जो आपकी भुजा है ये वाली, ये इस क्या हो CP के बराबर हो जाए।
और दूसरी पी डी है, चेक कर लेते हैं पी डी, ये इस पी बी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये दो केस लेके चलते हैं। तो ए पी का मान बताओ, देखो कितना है आपके पास R1, और पी सी का मान अपने को नहीं पता, तो पी सी यहां पे मैं पी सी लिख देता हूं। अब देखो जो पी सी है ये मैं लिख सकता हूं, जो पी सी भुजा है ना उसको मैं लिख सकता हूं पी ओ प्लस ओ सी, पी ओ और यहां ओ सी, ये लिख सकता हूं। पी सी को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, तो अब R1 इज इक्वल टू जो पी ओ आपका वो देखो वहां पे R के बराबर है, और ओ सी अपने को नहीं पता, तो ओ सी का ओ सी पड़ा रहने दो, ओ सी का ओ सी पड़ा रहा यहां पे। अब बिल्कुल इसी प्रकार से अगर मैं पी डी की बात करूं, ये वाले पी है और ये डी है, ठीक है, तो ये पी डी भुजा आपकी किसके बराबर आ जाएगी, मैं इसको देखो लिख रहा हूं पी ओ माइनस ओ डी, और ये बराबर मैं लिख रहा हूं R2 के। कैसे, ये पी ओ है और इसमें से आपने इतनी घटा दी तो आपके पास पी डी बची, तो मतलब पी ओ में से ओ डी घटा दिया। अब पी ओ आपकी R है और ओ डी अपने को नहीं पता, और ये R2 है। तो अब एक चीज यहां पे आपके पास ये आ गई कि R1 का मान R के पदों में तो आ गया, ठीक है, लेकिन ओ सी आ रहा है यहां पे, और R2 का मान भी R के पदों में आ गया, लेकिन यहां ओ डी आ रहा है। तो अब नेक्स्ट जो अपना टारगेट ये है कि इस ओ सी और ओ डी का मान अपने को क्या करना है, फिर से ए आर और थीटा के पदों में निकालना होगा, ठीक है। तो अब अपने जो मान ज्ञात करते हैं वो मान अपने पास होता है ओ सी व ओ डी का मान, ओ सी व ओ डी का मान। तो अब देखो ओ सी के लिए, ओ सी आपकी ये है, तो इसके लिए मैं त्रिभुज ले रहा हूं यहां पे, आप उधर डायग्राम में देखना, त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी से, ठीक है। तो इस ए ओ सी त्रिभुज में अब देखो ये भुजा ए है आपके पास, ए है, तो ये वाली भुजा है कौन सी, ए ओ है, और ये वाली आपको ज्ञात कौन सी करनी है, यहां पे ओ सी ज्ञात करनी है। तो आप जो भुजा आपको पता है ए ओ और ओ सी, ये दोनों ले लो, ठीक है, ए ओ ले लो आप, और दूसरी कौन सी ले लो, ओ सी ले लो आप, ठीक है। तो ए ओ और ओ सी, तो मैं यहां पे अगर यहां पे लिखूं मैं कि ओ सी और बटा में ए ओ, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बता सकते हो, ए ओ और बटा में ओ सी, सॉरी ओ सी बटा ए ओ, ये वाला ओ सी है और ये वाला ए ओ है, तो किसके बराबर, तो देखो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, तो नीचे तो मतलब आप लिख रहे हो कर्ण, ये वाला ए ओ, और दूसरी जो भुजा जो आपका कोण थीटा है, अगर ये कोण थीटा है तो ये वाला भी थीटा ही होगा कोण, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और थीटा के सामने वाली भुजा ये वाली ए सी जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, आधार होगी, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण लिख रहे हो, तो आधार बटा कर्ण आपके पास क्या होता है, कोस थीटा होता है। अब आप ओ सी बटा ए ओ, तो इसी को आगे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ओ सी का मान अपने को ज्ञात करना है, और ओ ए ओ का मान अपने पास स्मॉल ए है, और ये हो जाएगा कोस थीटा। तो अपने पास जो ओ सी का मान आ जाएगा वो आ जाएगा ए कोस थीटा, ठीक है, एक रिजल्ट अपने पास आ गया है। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, ओ डी का मान, नेक्स्ट टारगेट ओ डी है, ठीक है। तो अब ओ डी देखो बच्चों, ओ डी किस त्रिभुज में आ रहा है, इस ओ बी डी त्रिभुज में आ रहा है, तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से क्या करना है, यहां पे त्रिभुज लेना है ओ बी डी से, त्रिभुज ओ बी डी से। तो अब अपने को ओ बी डी त्रिभुज से एक तो ओ डी भुजा तो ज्ञात करनी है, इसको तो ऊपर लिख लो, और पता कौन सी भुजा है, ओ बी पता है। तो देखो थीटा के सामने वाली लंब ये होगी आधार और ये होगी कर्ण, तो वही आधार बटा कर्ण यहाँ पे कोस थीटा बनेगा। तो ओ डी इज इक्वल टू ओ बी कोस थीटा बन जाएगा, या ओ बी का मान आपके पास ए कोस थीटा आ गया। तो देखो ओ डी का मान भी आपके पास क्या आ गया, ए कोस थीटा, ये आ गया, ठीक है। तो अब ये इतना पार्ट आपके पास हो गया है, इसको देख लो आप, और इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर अपने नेक्स्ट करते हैं, यही डेरिवेशन चल रहा है, ऐसे नहीं भी कोई और डेरिवेशन चल रहा है, तो स्क्रीनशॉट शायद आपने ले लिया होगा। तो अब मैं देखो क्या करता हूं, ये वाली समीकरण यहां पे आप एक दे दो इसको, ठीक है।
अब ये वाला पार्ट मैं मिटो रहा हूं, ये वाला पार्ट अपने रफ कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, आपके पास जो OC और OD के मान आए आपके पास, ये OC या OD है, इनको आप यहां पे रख दो R1 और R2, ठीक है। तो अगर मैं R1 की वैल्यू देखता हूं यहां से, R1 इज इक्वल टू, तो OC का मान अगर आप यहां पे रखोगे तो R प्लस A कोस थीटा, ये आ जाएगा। और R2 का मान अगर आप यहां पे देखते हो तो वो आ जाएगा R माइनस A कोस थीटा, ठीक है। तो R1 और R2 के मान आपके पास ये वाले आ जाएंगे, ये आगे। अब इस R1 और R2 के मान आप इस समीकरण 1 में रखो, तो R1 व R2 के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में आपको क्या कर देना है, इनको पुट कर देना है। तो समीकरण 1 में जब आप ये दोनों मान रखोगे तो देखो V का मान आपके पास आ जाएगा KQ, ऊपर क्या बनेगा, R1 का मान R प्लस A कोस थीटा। फिर देखो आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस जब आप ये वाली चीज करोगे तो R तो आपके पास माइनस का हो जाएगा, लेकिन A कोस थीटा प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान और ये माइनस का निशान इन दोनों के निशान को चेंज कर देगा और नीचे आ जाएगा दोनों का गुणा, R प्लस A कोस थीटा और गुणा में R माइनस A कोस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब मैं इस साइड को भी रफ कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा और ज्यादा ये चीज समझ में आ जाए। ये वाली समीकरण ओनली मैं रख रहा हूं, अब इसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो मेन चीज इसमें क्या है, डायग्राम है भाई, जिसको ये डायग्राम बनाना आ गया वो बच्चा इसको सॉल्व कर सकता है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा कि V इज इक्वल टू KQ। अब यहां पर देखो ये वाला R और ये वाला R क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, R और R कैंसिल हो रहे हैं ना, यहाँ पे इस R को इस R से क्या कर दो, कैंसिल कर दो। तो KQ A कोस थीटा और A कोस थीटा जुड़ के बने 2A कोस थीटा, बटे में आ जाओ अब R प्लस A कोस थीटा और गुणा में R माइनस A कोस थीटा। तो A प्लस B A माइनस B फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है, ये बन रहा है। तो अपने क्या करेंगे, इसको लिख देंगे R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वैसे तो जो विभव का मान है ये वाला आ गया, लेकिन ये वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी मुश्किल है, इसको थोड़ा सा आसान करते हैं अपने। तो अपने आसान करने के लिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। क्या अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, क्योंकि जो R है वो A से बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई। R आपकी ये वाली वैल्यू है इस P की इस O से दूरी, तो ये R इस A से A के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है। तो जो आपके पास R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा आया है, ये लगभग बराबर हो जाएगा R स्क्वेयर के, क्योंकि देखो R बहुत बड़ा है तो इसकी स्क्वेयर भी इस A स्क्वेयर से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मतलब बहुत बड़ी राशि में से बहुत छोटी राशि आप घटा रहे हो तो बड़ी राशि बचेगी। मतलब आपके पास 1 लाख और उसमें से 1 निकाल रहे हो आप, तो लगभग आप 1 लाख मान सकते हो उसको। तो वही चीज यहाँ पे है। तो अपने क्या करते हैं, इस R स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा की जगह R स्क्वेयर पुट कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू देखो KQ इंटू 2A कोस थीटा ऊपर तो, और नीचे आ जाएगा R स्क्वेयर। अब एक चीज बच्चों यहाँ पे आपके पास और क्या बन रही है, दिख रहा है क्या, इसमें ये चीज बन रही है, ये देखो आप Q इंटू 2A, ठीक है। Q इंटू 2A एक फॉर्मूला पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जो था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो इसको अपने लिखते हैं P से, तो इस Q इंटू 2A को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे P, और आप यहाँ पे लिख भी दोगे कि क्योंकि Q इंटू 2A बराबर क्या होता है, P होता है। तो KP कोस थीटा बटा R स्क्वेयर आपके पास विभव का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये अपना लास्ट रिजल्ट आ गया आज का, KP कोस थीटा और बटा में R स्क्वेयर। तो ये विभव का फॉर्मूला आप किसी भी बिंदु के लिए लगा सकते हो, वैसा आपको इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उसका कोण पता होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो आपका विभव है, ये वाला विभव, ये किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई राशि किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो आप उसका फॉर्मूला देख लिया करो।
तो आप कहोगे कि एक तो द्विध्रुव आघूर्ण पर निर्भर करती है, भी जो आपका द्विध्रुव है उसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना है। दूसरा ये थीटा पर निर्भर करती है, थीटा मतलब आपका बिंदु की स्थिति पर निर्भर करेगी। थीटा यहाँ पे थीटा कोण अपने को क्या बता रहा है, बिंदु की स्थिति बता रहा है, तो उस पर निर्भर करेगी। और तीसरा इस बिंदु की दूरी पर निर्भर करता है। और एक नई चीज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो विभव का मान है वो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन जो विभव आपने कल निकाला था वो v क्या था, 1/r था, क्योंकि तब आपने जो विभव निकाला था वो एक आवेश के कारण निकाला था। ठीक है, अब इसमें जो विभव है वो आप दो आवेशों के कारण निकाल रहे हो, और दो आवेश अलग अलग नहीं है, दो आवेशों का निकाय है, ये सिस्टम है दो आवेशों का जो विद्युत द्विध्रुव आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं कहना भी सर आपने तो निकाय के कारण निकाला था, तो तब भी तो बटे में आ ही आया था, वो अलग चीज थी। तब आप एक एक आवेश को अलग अलग मान रहे थे, लेकिन यहां आप आवेश ऐसे मान रहे हो भी एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये दोनों आवेश। तो यहां पे कि विभव का मान, ये वाला क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार आता है कि जो विभव का मान है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कब होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, बिंदु आवेश के लिए होता है, द्विध्रुव के लिए होता है, गोले के लिए होता है, या आपको कई ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, या आपको दे देंगे ऑप्शन में कि विभव का मान दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ठीक है, आपको दे देंगे 1/r², 1/r³, तीसरा v 1/r⁴ और पांचवा मान लो दे दिया v इज प्रोपोर्शनल टू r। तो अब वैसे तो विभव का मान इसमें से कोई नहीं आ रहा, लेकिन जो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो अपने निकाला था विभव द्विध्रुव के लिए वो r² के व्युत्क्रमानुपाती आ रहा था। ठीक है, तो ये वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो ये था आपका विभव का टॉपिक। अब इसमें क्या रह गया है, एक तो विशेष स्थितियां और एक इसका ग्राफ रह गया है। ठीक है ना, दोनों ही करते हैं अपने। पहले जो लिखते हैं वो है विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां, स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशंस। तो विशेष स्थितियों में पहली जो स्थिति आ जाएगी वो आ जाएगी कि जब आपका थीटा बराबर 0 डिग्री हो, मतलब कि बिंदु क्या हो आपका अक्षीय रेखा पर हो। कहां पर हो, अक्षीय रेखा पर हो, तब आपका विभव क्या होगा। ठीक है, तो अब देखो थीटा 0 डिग्री है तो v का मान देखो क्या हो जाएगा, kp cos 0 बटा में r²। तो ये हो जाएगा kp बटा r², और ये आपका विभव का मान मैक्सिमम होगा। मतलब ये p बिंदु जब इस लाइन पर आ जाएगा कहीं भी, ये पूरी लाइन पर कहीं भी आएगा तो विभव का मान मैक्सिमम होगा। और दूसरा जो पॉइंट है कि जब आपका थीटा बराबर 90 डिग्री हो, यानी बिंदु आपका कहाँ पे हो, निरक्ष पर हो या निरक्षीय रेखा पर हो, निरक्षीय रेखा पर हो, तो इस टाइम देखो विभव आपका मतलब निरक्षीय रेखा ये वाली आ जाएगी, तो ऊपर मतलब यहाँ ये बिल्कुल इसकी सीध में हो ओ की, तो तब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री है तो v बराबर kp cos 90 डिग्री बटा r², और cos 90 0 होता है, तो ये विभव का क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान आ जाएगा आपके पास। ये विशेष स्थितियां हो गई हैं। अब बात आती है इस विभव बिंदु विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव आपने निकाला है उसके ग्राफ की। तो वो ग्राफ आप आसानी से बना सकते हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो देखो इसका ग्राफ जब अपने बनाएंगे तो ग्राफ किस किस के बीच होगा, v व r के मध्य, v व r के मध्य ग्राफ होगा। और आपको पता है कि v यहाँ पे r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब अपने ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर तो देखो ग्राफ आपका कैसे बनेगा, इस अक्ष पे तो आप क्या लोगे, ये वाला जो अक्ष है इस अक्ष पर आप लोगे r और इस अक्ष पर लोगे v। ठीक है, तो ग्राफ आपका कल जैसे ही बनेगा, बस उसमें गोलाई थोड़ी सी ज़्यादा आ जाएगी। ये वाली जो गोलाई है ना जल्दी नहीं मुड़ेगा, ये सॉरी जल्दी मुड़ जाएगा। ये वाला जो ग्राफ होगा तो ऐसे होगा। तो ये क्या आ जाएगा ग्राफ आपका, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² का। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ है, मतलब विभव का मान दूरी के साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये था भी आपका आज का टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव का मान ज्ञात करना। थोड़ा
मुश्किल टॉपिक है, कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक का। तो इस टॉपिक को करने का तरीका है प्रैक्टिस। आप इस टॉपिक को वीडियो को 2-3 बार देखो, अगर आपके नहीं कोई स्टेप समझ आ रहा पहले नोट्स बना लो, फिर वीडियो देखो आप, ठीक है। और उसके बाद जो अगर आपको नहीं समझ आता कोई चीज़ तो उसको दोबारा देखो, लिख के देखो। इसको रफ कॉपी में अगर ये टॉपिक आपने 5 से कम बार किया है तो आपको मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपके याद होगा। तो कम से कम 5 बार इस टॉपिक को आपको लिख के देखना पड़ेगा, तब आपके ये वाला टॉपिक याद हो पाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।